हेलो गाइस, सो पार्ट 4 ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बनाते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस वुड बी द लास्ट पार्ट और बहुत ही छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। क्या ये उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम्स तो देंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई बिजनेस ट्रस्ट से डीलिंग कर रहा है, कोई कंपनी है जो बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट दे रही है कुछ है और तुम उसके ऑडिटर हो। टीडीएस कैसे काटना है, उसको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम तुमने कौन से ही फॉर्मेट देना है, वो सब चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब कहाँ लिखा है कि ये पास थ्रू हो जाएगा, उस प्रोपोर्शन में बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। ये सब तो हमने एनालाइज करके देखा सेक्शन 10 को और बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है बिजनेस ट्रस्ट रीट, ठीक है, और कैमरा में नज़र दिखाओ, और 60 लाख रुपीज़ का आ रहा है तुम्हारे पास इनकम। कैसी? इंटरेस्ट ऑन एसपीवी आ रहा है 30 लाख, रेंटल इनकम आ रही है 20 लाख और अदर इनकम आ रही है 10 लाख। टोटल 60 लाख बिजनेस ट्रस्ट को इनकम हुई, ठीक है। अब रेंटल इनकम और इंटरेस्ट मोटी मोटी इनकम है तो वो तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है क्योंकि ये पास थ्रू हो जाता है। अदर इनकम है टैक्सेबल in the hands of business trust at the rate of MMR, ठीक है। अब इस 60 लाख में से मान लो 6 लाख रुपीस तुम्हारे ही फादर को, तुम्हारे फादर यूनिट होल्डर है बिजनेस ट्रस्ट में, उसको डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो उनको डिस्ट्रीब्यूट होते टाइम तुम्हारे फादर को कैसे पता चलेगा कि ये 6 लाख कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? और ये डिस्ट्रीब्यूट क्या इंटरेस्ट ऑन एसपीवी 30 लाख में से 6 लाख हो रहा है, 10 लाख में से अदर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? ये सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए 115 यूए आया, सेक्शन 115 यूए, जो ये बोलता है कि जिस प्रोपोर्शन में बिजनेस ट्रस्ट ने वो इनकम कमाई है उसी प्रोपोर्शन में तुम अपने यूनिट होल्डर्स में वो इनकम बांटोगे। ये तो बहुत ही सही बात है। इसका मतलब ये 6 लाख रुपए ये 3:2:1 की रेशो में ही बट जाएंगे। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 3 लाख इंटरेस्ट ऑन एसपीवी और 2 लाख रेंटल इनकम तो फादर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। 1 लाख तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ऑलरेडी टैक्सेबल है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी इसके हाथ में, ठीक है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है कि फादर को अभी भी कैसे पता चलेगा कि बिजनेस ट्रस्ट ने वो इनकम कमाई किस रेशो में है? मतलब क्या हर यूनिट होल्डर बिजनेस ट्रस्ट की बैलेंस शीट देके उसको स्टडी करता रहेगा पीएनएल को कि भी कितने रेशो में कौन सी इनकम कमाई है? कहते इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम जब तुम्हें चेक देंगे ना 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके साथ एक स्टेटमेंट देंगे वेयर वील टेल यू व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इनकम एंड इन विच प्रोपोर्शन वी हैव अर्नड इट, सो दैट यू अप्लाई द सेम प्रोपोर्शन टू इट एंड कैलकुलेट योर टैक्स। ये बिजनेस ट्रस्ट तुम्हारे फादर को स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? उस सेम प्रोपोर्शन, सेम नेचर स्टेटमेंट देगा। इवन दो अदर इनकम के ऊपर एमएमआर लगता है, ये भी कहाँ लिखा है? 115 यूए में। समझे? और कुछ नहीं है 115 यूए में, सिर्फ यही है। आगे बढ़ो। एक जनरल कॉन्सेप्ट है क्या कि बिजनेस ट्रस्ट का ऑडिट होना कंपलसरी होता है एज पर सेबी रेगुलेशंस, एंड जब किसी एंटिटी का ऑडिट कंपलसरी होता है तो उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट हो जाती है 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। प्लस बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर वो 2.5 लाख वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। बिजनेस ट्रस्ट की रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होती है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4E। ई से याद कर लो भाई, ए एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट है ना, सिंगापुर से लेके आए हैं, यूएस से लेके आए हैं, तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट है 4E, 139 4E। बिजनेस ट्रस्ट की रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है, ऑडिट कंपलसरी है तो 30/9 हो जाएगा। तो आपको 137 तो नहीं लग रहा था, 139 4E 30/9 ऑफ द असेसमेंट ईयर को इसको रिटर्न फाइल करनी है। अब आ जाते हैं हमारे जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जिसके बारे में चीख चिल्लाड़ा डाल रहा था मैं इतनी देर से, टीडीएस क्या चक्कर है। तो मोटा मोटा एक बात समझो कि टीडीएस का सिंपल सा फंड है, बोर्ड में तुम्हें बाद में दिखाऊंगा।
पहले टीडीएस का फंडा समझो। तुम्हें पता है सेक्शन 194 कैपिटल ए क्या होता है? कोई भी एफडी के ऊपर इंटरेस्ट है या कोई भी इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज के ऊपर तुम्हें मिल रहा है, तो जो बंदा तुम्हें वो इंटरेस्ट दे रहा है, जैसे बैंक एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा विद सम एक्सेप्शंस। ठीक है। दूसरा ये होता है 194 कैपिटल ए में। एक होता है सेक्शन 194 आई में, जहां पे तुम अगर रेंट दे रहे हो किसी को, तो जो तुम रेंट दे रहे हो उसके ऊपर तुम्हें टीडीएस काटना पड़ेगा 194 आई में एट द रेट ऑफ 10%। कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, कुछ है, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर कोई एसपीवी अपने बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट दे रही है, तो उसके ऊपर 194 ए में टीडीएस काटना चाहिए उसको, तो काटना तो चाहिए 194 ए में। और मान लो डायरेक्टली उस एसपीवी को रेंट मिल रहा है, दो ही तो मोटी इनकम है, इंटरेस्ट और रेंट। इंटरेस्ट के ऊपर 194 ए में टीडीएस काटना चाहिए, या किसी बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी एफडी के ऊपर टीडीएस काटना चाहिए। लेकिन बात समझो ध्यान से, सेक्शन 10 क्लॉज 23 एफसी, मैंने तुझे क्या बोला था कि वो तो इनकी इनकम ही एग्जेम्प्ट है, और जब तुम्हारे हाथ में वो इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो तुम्हारा टीडीएस क्यों काटेंगी? तो किसी बिजनेस ट्रस्ट को कोई इनकम मिल रही है जो मोटी मोटी इनकम टैक्सेबली किसके हाथ में है? इन्वेस्टर के हाथ में। तो तुम्हारा टीडीएस क्यों काटेंगे वो? जब तुम अपने इन्वेस्टर को आगे पैसा बांटोगे तब काटो ना टीडीएस। तो इसी वजह से सेक्शन 194 कैपिटल ए और 194 आई मॉडिफाई कर दिया गया और बोला कि दीज सेक्शंस शैल नॉट अप्लाई टू बिजनेस ट्रस्ट, एनी इनकम पेड टू बिजनेस ट्रस्ट। बट एक बात सोचो, बिजनेस ट्रस्ट अगर फर्दर अपने यूनिट होल्डर को पैसे पे करती है, तो उस केस में क्या होगा? बिजनेस ट्रस्ट तो एज अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे कर रही है, ना तो वो इंटरेस्ट पे कर रही है ना वो रेंट पे कर रही है, वो तो एज अ डिविडेंड, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे करती है। तो फिर कहां से टीडीएस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा? टीडीएस तो तभी लगेगा ना जब तुम एज एन इंटरेस्ट पे कर रहे हो। वो है इंटरेस्ट, बट वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना अपनी इनकम, इंटरेस्ट थोड़ी दे रही है, किसी यूनिट होल्डर ने उसको लोन थोड़ी दिया है। इसी वजह से सेक्शन 194 कैपिटल ए और 194 आई में इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 194 LBA। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या, मोटा मोटा मैं समझाता हूं। कोई एसपीवी ने इसके ऊपर रेंट दिया या इंटरेस्ट दिया, कोई बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो 194 आई और एग्जिस्टिंग सेक्शन 194 ए में तो इसके बारे में कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये दोनों मोटी इनकम्स एग्जेम्प्ट होती हैं। लेकिन जब इन्वेस्टर को पे करेंगे वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा या डिविडेंड होगा, तब भी नहीं टीडीएस आ सकता, क्योंकि वो कौन सा एज एन इंटरेस्ट और एज एन रेंट पे कर रही है, वो तो एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे कर रही है। इसी वजह से अ न्यू सेक्शन गॉट इंट्रोड्यूस्ड, सेक्शन 194 LBA, जिसमें बोलता है कि अगर ऐसा ही कोई इंटरेस्ट या ऐसा ही कोई रेंट, क्योंकि इंटरेस्ट और रेंट पे दोनों पे 10% टैक्स ही लगता है, टीडीएस ही कटता है, तो एक सबसेक्शन, इसको 3 सबसेक्शंस में बांटा गया। पहला सबसेक्शन रेजिडेंट की बात करता है कि अगर तुम एक रेजिडेंट को रेंट या इंटरेस्ट देते हो तो 194 कैपिटल ए और 194 आई में से तो बाहर हो गए, लेकिन 194 LBA में जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10% टीडीएस काट लेना काका। तो काट लेते हैं। तो मैंने बोला ये रेजिडेंट के लिए, तो बाकी 2 सबसेक्शंस नॉन रेजिडेंट के लिए हैं क्या? हाँ। तो सर नॉन रेजिडेंट का तो आपने सेक्शन बताया ही नहीं। नॉन रेजिडेंट का भी सेक्शन होता है। नॉन रेजिडेंट का क्या सेक्शन होता है? नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होता है कि 194 LC लगता है, जहां पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो, कोई डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, किसी भी नॉन रेजिडेंट को, उसका एज पर सेक्शन 115 कैपिटल ए में 5% टैक्स ही लगता है।
और नॉन रेजिडेंट्स में ये कॉन्सेप्ट होता है कि नॉन रेजिडेंट्स तो भाग जाएंगे, वो रिटर्न भी नहीं करेंगे फाइल। तो हम क्या करते हैं, जितना भी उनके ऊपर टैक्स बनना है ना उतना ही टीडीएस ले लेते हैं। तो क्या टीडीएस 5% लेते हैं उसके ऊपर भी? मोटा मोटा तुम नॉन रेजिडेंट्स के कॉन्सेप्ट में यही समझोगे कि नॉन रेजिडेंट भगौड़े होते हैं, तो उनको जितना भी टैक्स लगना है उतना सारा, मतलब कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी, कोई सरचार्ज लगना है वो भी, सारा मिला मिलू के हम उनका टीडीएस काट लेते हैं। तो जब नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स ही 5% लगता है, तो टीडीएस कौन सा 10% लग जाएगा उनके ऊपर? तो 115 LBA में मैंने बोला सबसेक्शन 1 बोलता है रेजिडेंट की बात 10%, नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर बोलता है अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर 5% ही टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो सर सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? देखो नॉन रेजिडेंट के केस में ध्यान से सुनो, मैंने रेंट की तो बात की ही नहीं, और यहाँ पे सिर्फ रीट की बात थोड़ी हो रही है, इनविट भी तो है, तो बाकी टोल चार्जेस कुछ है उनकी बातें। इसी वजह से बोला कि नॉन रेजिडेंट का जो मेन सेक्शन है सेक्शन 195, उसमें जो भी एप्लीकेबल रेट है जिस जिस इनकम का जो कि इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने अपने एप्लीकेबल रेट के ऊपर टीडीएस काट लेंगे। कंफ्यूज मत हो जाओ। क्यों कंफ्यूज होगे तुम बोलोगे जब अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं तो एक सेक्शन क्यों बना दिया? सोचो दिमाग से। मैंने दोबारा देखो, रिपीट इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो तो मैं समझ में आएगी कि इस सेक्शंस में ये फॉल ही नहीं हो पाता था क्योंकि ये बिजनेस ट्रस्ट को दे रहा है। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट जब आगे देता है तो वो एज एन इंटरेस्ट नहीं देता, एज अ रेंट नहीं देता। इस वजह से इन सेक्शंस के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्शंस हैं इसमें कुछ नहीं हो सकता था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर टीडीएस कितना कटता है इसका सेक्शन 194 LBA ने बताया। ठीक है, तो ये मोटा मोटा बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट था। मोटा मोटा तो बहुत, मैं वैसे ही थोड़ा बन रहा हूं। 100% बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट यही है, और ये सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल है और तुम्हारी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप मैंने आपका थोड़ा सा बोझ कम कर दिया हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोझ बनता है, क्योंकि मोस्टली लोग छोड़ ही देते हैं इस टॉपिक को। कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। इसके ऊपर अगर एक 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फ्री के नंबर होते हैं। बट अगर कोई भी डाउट हो, कुछ हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करते रहो, मौज मारते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।